आज हम चैप्टर 6 का रेस्पिरेशन पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। डाइजेशन हम पढ़ चुके हैं। इसमें रेस्पिरेशन के बारे में सब जानते हैं कि रेस्पिरेशन के बिना कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह सकता। हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम लोग जो होते हैं ह्यूमन बींग्स, ऑक्सीजन तो एक्सक्रीट आउट करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट आउट कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग एक्सेल करते हैं और ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, ठीक है। और इसके ऑपोजिट जो प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स, वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो इसके बदले में कार्बन डाइऑक्साइड तो इनहेल करते हैं और उसके बदले में हमें ऑक्सीजन देते हैं। ये सबको पता है, ठीक है। We have discussed nutrition in organism in the last section. The food material taken in during the process of nutrition is used in cell to provide energy for various life processes. Diverse organisms do this in different ways. Some use oxygen to break down glucose completely into carbon dioxide and water. Some use other pathways that do not involve oxygen. In all cases, the first step is the breakdown of glucose. A 6 carbon dioxide molecule into a 3 carbon dioxide molecule pyruvate. ये देखिए पीछे दे रखा है, इसमें आप पीछे निकालिए। क्या बात है, इस टाइम बच्चे कभी आते हैं क्या? हमेशा मेरी तो सुबह सुबह क्लास होती है, उस टाइम तो ज्यादातर बच्चे होते हैं। इस टाइम तो अभी 5 ही बच्चे आए हैं, कोई आया ही नहीं है, 4 ही बच्चे आए। श्रुति, इस टाइम की 1 बजे वाली क्लास में इतने कम बच्चे होते हैं क्या? मैम आज तो 2-3 ज्यादा हो रहे हैं, कल तो बस 3 बच्चे थे। कल किस चीज की क्लास थी लास्ट पीरियड में? एसएसटी की होती है शायद लास्ट, है ना? यस मैम। अच्छा, तो ये मैंने आपको रेस्पिरेशन में ये जो पीछे ये दे रखा है ना, ये देखो, ये वाला जो दे रखा है ना पूरा साइकिल, इसमें सारा बता रखा है कि एरोबिक रेस्पिरेशन कैसे होता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन कैसे होता है, ये सारा इसमें दे रखा है। देखिए, break up 3 carbon pyruvate molecule to give 3 molecules of carbon dioxide. The other product is water. Since this process takes place in the presence of air, it is called aerobic respiration. Aerobic respiration का मतलब जिसमें कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस जरूरी है, उसको बोलते हैं aerobic respiration, ठीक है। And the release of energy in this aerobic process is a lot greater than in the anaerobic respiration. Aerobic respiration में जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनएरोबिक के बजाय बहुत ज्यादा रिलीज होती है। एनएरोबिक में इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होती है, एरोबिक में ज्यादा होती है। Sometimes when there is a lack of oxygen in our muscle cells, another pathway for the breakdown of pyruvate is taken. जब हमारे किसी भी रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो ये पायरुवेट जो है दूसरे तरीके से चेंज होता है। एंड हियर द पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड विच इज आल्सो ए 3 कार्बन मॉलिक्यूल। लैक ऑफ ऑक्सीजन में पायरुवेट जो होता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल में चेंज होता है। एंड दिस बिल्ड अप लैक्टिक एसिड आवर मसल्स ड्यूरिंग सडन एक्टिविटी कॉजेस क्रैम्प्स। आपको पता है ना, जब हमारे कभी कभी क्रैम्प्स आते हैं तो पैरों में दर्द होने लग जाता है। उस टाइम क्यों होता है वो? क्योंकि हमारे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है पर्टिकुलर उस जगह पे, इसकी वजह से हमारे शरीर में क्रैम्प्स आते हैं क्योंकि वो लैक्टिक एसिड बनने लग जाता है। तो देखिए, इसमें 3 तरह से दे रखा है। ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल है इन साइटोप्लाज्म। सेल में साइटोप्लाज्म होता है, उसी में सारा रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है। तो इसमें सबसे पहले दे रखा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की जब एब्सेंस होती है तब क्या क्या बनता है, देखिए। अच्छा, ऑक्सीजन की एब्सेंस का कोई आप एग्जांपल बता सकते हो? जैसे हम लोग वो करते हैं ना, फर्मेंटेशन करते हैं ना, ये अपने इडली डोसा वगैरह का जब घोल बना के रख देते हैं अपन लोग, उसको ढक के रख देते हैं, 4-5 घंटे बाद वो अपने आप फ्लफी हो जाता है, स्पॉन्जी हो जाता है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन तो आ नहीं रही है, लेकिन जो उसमें यीस्ट के जो बैक्टीरिया वगैरह है वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन करके फर्मेंटेड हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बनता है? एथेनॉल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, प्लस एनर्जी निकलती है। तो एथेनॉल जो है ये 2 कार्बन मॉलिक्यूल, एथेनॉल C2H5OH। आपको पता है ना, ऑल एथेनॉल, नॉल में क्या होता है? अल्कोहल जिसको बोलते हैं, इसमें OH होता है। बताया था मैंने, ये वाला चैप्टर पढ़ाया था ना आपको केमिस्ट्री में। अब है लैक ऑफ ऑक्सीजन। लैक ऑफ ऑक्सीजन में मैंने बताया कि इसमें वही 3 पायरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल बनता है। इसमें लैक्टिक एसिड
प्लस एनर्जी निकलती है। ठीक है, ये हमारी मसल सेल्स में होता है। कभी कभी जब क्रैम्प्स आते हैं तब ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से अचानक हमारे क्रैम्प्स आने लग जाते हैं, लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाता है। और जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, जो कि हमारे सबके साथ है, उसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर वेपर निकलता है और हमको एनर्जी मिलती है। ठीक है, एनर्जी हमारे शरीर में से रिलीज होती है। तो द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज इमीडिएटली यूज्ड टू सिंथेसाइज अ मॉलिक्यूल कॉल्ड एटीपी। जो हमारे रेस्पिरेशन के द्वारा हमको जो एनर्जी मिलती है वो तुरंत एटीपी मॉलिक्यूल की, अब सारी एनर्जी तो हमारे काम आती नहीं है, तो धीरे धीरे हमारे शरीर में स्टोर होती रहती है। वो स्टोर होने के बाद जब हमें कभी कभी कोई ज्यादा काम करना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है, तो वो स्टोर एनर्जी हमारे काम आती है। तो वो एनर्जी हमारे किस रूप में स्टोर होती है? वो होती है हमारे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी के रूप में स्टोर हो जाती है। और वो कहाँ होती है बताइए? साइटोप्लाज्म में सेल का ऐसा कौन सा ऑर्गेनल है जिसमें कि एनर्जी स्टोर होती है? कौन सा ऑर्गेनल है ऐसा सेल का? माइटोकॉन्ड्रिया, है ना? उसमें एटीपी स्टोर रहती है और हमारे टाइम पे वो एटीपी जो है हमारे टाइम पे हमको काम में आती रहती है। ATP is broken down, giving rise to a fixed amount of energy which can derive an endothermic reaction taking place in the cell. ये देखिए ATP के बारे में बता रखा है। आप ये पिंक कलर का, जो पीच कलर का ये बॉक्स दे रखा है ना आपकी बुक में, देखिए। ATP is the energy currency for most cellular processes. The energy released during the process of respiration is used to make an ATP molecule from ADP and inorganic phosphate. ADP भी होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसमें से एक फॉस्फेट का, अगर ये P फॉस्फोरस को बोलते हैं ना, एक फॉस्फोरस का मॉलिक्यूल निकल जाता है, मॉलिक्यूल नहीं, एटम निकल जाता है, तो ADP हो जाता है, मतलब डाइफॉस्फेट, 2 फॉस्फेट। और अगर एक जुड़ जाता है तो ATP हो जाता है, मतलब ट्राइफॉस्फेट। 3 मॉलिक्यूल्स, 3 एटम्स फॉस्फेट के या फॉस्फोरस के। ठीक है, endothermic process in the cell then use this ATP to derive reactions. When the internal phosphate linkage in ATP is broken using water, the energy equivalent to 30.5 kilojoule per molecule is released. इतनी एनर्जी रिलीज होती है। Think of how a battery can provide energy for many different kinds of uses. It can be used to obtain mechanical energy, light energy, electrical energy, so on. Similarly, ATP can be used in the cells for the contraction of muscles, protein synthesis, conduction of nervous impulses and many other activities. जो ATP के रूप में जो हमारे एनर्जी स्टोर होती है, वो बहुत सारी जो एक्टिविटी मैंने भी बोली आपको, इनके सब के काम आती है। जैसे बैटरी होती है ना, अलग अलग काम आती है, इस तरह से ATP जो होती है हमारे शरीर की एक तरह से बैटरी के रूप में हमारी एनर्जी स्टोर्ड है। समझ में आया? Since the aerobic respiration pathway depends on oxygen, aerobic organisms need to ensure that there is sufficient intake of oxygen. We have seen that plants exchange gases through stomata, and the large intercellular spaces ensure that all cells are in contact with air. Carbon dioxide and oxygen are exchanged by diffusion here. They can go into cells or away from them and out into the air. The direction of diffusion depends upon the environmental conditions and the requirements of the plants. At night, when there is no photosynthesis occurring, CO2 elimination is the major exchange activity go on. रात के टाइम जो है मेन जो एलिमिनेशन होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। ड्यूरिंग द डे CO2 is generated during respiration is used up for photosynthesis. इसीलिए कहा जाता है ना रात के टाइम ज्यादा आपको गार्डन में या प्लांट्स के नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि रात के टाइम ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड का एलिमिनेशन होता है प्लांट से, तो वो नुकसान करेगा हमको। और दिन के टाइम क्या होता है, जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, क्योंकि सनलाइट में ही होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जब चल रहा होता है, तो वो ज्यादातर जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम रिलीज कर रहे हैं वो सारी यूज्ड आ जाती है प्लांट्स के। Animals have evolved different organs for the uptake of oxygen from the environment and for getting rid of the carbon dioxide produced. Terrestrial animals can breathe the oxygen in the atmosphere, but animals that live in water need to use the oxygen dissolved in water. Terrestrial animals जो होते हैं वो जो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन होते हैं उसको यूज में ले सकते हैं, लेकिन जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो बाहर निकालते क्यों मर जाते हैं? फिश बाहर निकालते क्यों मर जाती है? क्योंकि वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को यूज में नहीं ले सकते, उनको नहीं आता उसको यूज में लेना। उनको डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जो होती है पानी की, उसी को ही यूज में रहकर वो यूज में लेकर जिंदा रह सकते हैं। Since the amount of dissolved oxygen is fairly low compared to the amount of oxygen in the air,
डिजॉल्व ऑक्सीजन जो होती है वो लो होती है, कम होती है एज कंपेयर टू एटमोस्फियर. द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर देन दैट सीन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म. आपने देखा होगा फिश को कभी आपने ब्रीथ करते हुए देखा है? लगातार मुंह चलाते रहते हैं, लगातार इनका मुंह खुलता है बंद होता है, खुलता है बंद होता है, क्योंकि इतनी कम लो लेवल होता है ऑक्सीजन का कि उनको जल्दी जल्दी ऑक्सीजन अंदर लेनी पड़ती है रेस्पिरेशन के लिए. इसलिए उनका जो ब्रीदिंग लेने का तरीका जो है ना वो बहुत फास्ट होता है. हम लोग इतनी फास्ट नहीं लेते हैं, ये लोग बहुत फास्ट लेते हैं क्योंकि इनके डिजॉल्व ऑक्सीजन का लेवल जो होता है बहुत कम होता है. Fishes take in water through their mouth and force it past the gill where the dissolved oxygen is taken up by blood. Terrestrial organisms use the oxygen in the atmosphere for respiration. This oxygen is absorbed by different organs in different animals. All these organs have a structure that increases the surface area which is in contact with the oxygen rich atmosphere. Since the exchange of oxygen and carbon dioxide has to take place across this surface, it is usually placed within the body, so there have to be passages that will take air to this area. In addition, there is a mechanism for moving the air in and out of this area where the oxygen is absorbed. In human beings, air is taken into the body through the nostrils. पता ही है तो आपको सबको. And the air passes through the nostrils, is filtered by fine hairs that line the passage. आपके नोज के पैसेज में सबके छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिससे कि हम जो भी ऑक्सीजन लेते हैं तो उसमें जो भी डस्ट या कोई भी इम्प्योरिटीज होती है वो छन जाती है और वो गंदगी नाक के अंदर ही रह जाती है, हमारी अंदर नहीं जा पाती, अंदर नहीं जाती है. जो हमारी जो अंदर ऑक्सीजन जाती है वो फिल्टर होके जाती है, एकदम साफ जाती है. द एयर पासिंग थ्रू द नॉस्ट्रिल्स फिल्टर्ड बाय द फाइन एयर्स एंड दैट लाइन द पैसेज. द पैसेज इज आल्सो लाइंड विद म्यूकस व्हिच हेल्प्स इन दिस प्रोसेस. हमारी नोज जो होती है इसका पैसेज हमेशा म्यूकस वाला होता है. आपने देखा होगा सॉफ्ट होता है, गीला होता है हमेशा. क्यों होता है? क्योंकि कोई भी मान लो हम जो ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं उसमें जो भी गंदगी है वो म्यूकस के थ्रू उन हेयर पे चिपक जाती है और हमारे अंदर फिल्टर एयर जाती है. द पैसेज इज ऑल्सो लाइंड अप विद म्यूकस विच हेल्प्स इन द प्रोसेस. फ्रॉम हियर द एयर पासिस थ्रू द थ्रोट एंड इनटू द लंग्स. यहाँ से हमारे थ्रोट में जाती है एयर, फिर उसके बाद लंग्स में जाती है. रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रोट. दीज एंश्योर दैट द एयर पैसेज डू नॉट कोलैप्स. ठीक है, इनमें रिंग्स, यहाँ अपने जो ये थ्रोट है इसमें नीचे जो है कार्टिलेज की रिंग कार्टिलेज होता है जिसपे कि मतलब हमारी जो कार्टिलेज होने की वजह से रिंग्स पाई जाती है जिसकी वजह से वो कॉलेप्स नहीं हो, चिपक नहीं जाए आपस में, क्योंकि आपस में चिपक जाएगा तो हमारे अंदर हवा जानी बंद हो जाएगी ना, इसलिए वो कार्टिलेज रिंग्स जो है आपस में कॉलेप्स करने से रोकती है. Within the lungs, the passage divides into smaller and smaller tubes, which finally terminate in balloon-like structure, which are called alveoli. Balloon-like structure होती है जिनको क्या बोलते हैं? alveoli बोलते हैं. ठीक है. The alveoli provide a surface where the exchange of gases can take place. Alveoli जो होती है balloon like structure, उसमें जब हवा भर जाती है तो surface area चौड़ा हो जाता है, ज्यादा ऑक्सीजन हो जाती है उसके अंदर. ठीक है. The walls of the alveoli contain an extensive network of blood vessels. Alveoli में बहुत ज्यादा नेटवर्क होता है किस चीज का? ब्लड वेसल्स का. As we have seen in earlier years, when we breathe in, we lift our ribs and flatten our diaphragm, and the chest cavity becomes larger as a result. Because of this, air is sucked into the lungs and fills the expanded alveoli. जब हम हवा मतलब अंदर इनहेल करते हैं ऑक्सीजन तो वो एक्सपेंड होता है, और जब हम एक्सहेल करते हैं तो वो वापस श्रिंक हो जाता है. And the oxygen in alveolar air is taken up by blood in the alveolar blood vessels to be transported to all the cells in the body. During the breathing cycle, when air is taken in and let out, the lungs always contain a residual volume of air. So there is sufficient time for oxygen to be absorbed and for the carbon dioxide to be released. मतलब ऑक्सीजन जो है एब्जॉर्ब की जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की जाती है. When the body size of animal is large, the diffusion pressure along cannot take care of oxygen delivery to all parts of the body. Instead, respiratory pigments take up oxygen from the air in the lungs and carry it to tissue which are deficient in oxygen before releasing it. In human beings, the respiratory pigment is hemoglobin. Hemoglobin का नाम सबने सुना है ना, ये respiratory pigment होता है
और हीमोग्लोबिन के थ्रू ही हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो कि ब्लड में पाया जाता है। दिस पिगमेंट इज प्रेजेंट इन द रेड ब्लड सेल्स। हमारे ब्लड में 3-4 तरह की सेल्स होती हैं, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, एंड 3 तो ये सेल्स हो गई, और इसमें प्लाज्मा पाया जाता है। तो प्लाज्मा में रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जो कि ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। Carbon dioxide is more soluble in water than oxygen and hence is mostly transported in the dissolved form in our blood. तो ये है हमारा रेस्पिरेशन। आया समझ में आपको रेस्पिरेशन का सारा? रेस्पिरेशन में बस यही है कि मेन जो हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, हमारे लंग्स होते हैं, जिनमें एल्वियोलाई पाए जाते हैं, जो कि सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, और जब हम ऑक्सीजन एक्सहेल करते हैं तो हमारा सरफेस एरिया श्रिंक हो जाता है। और इसमें जो हमारा जो मेन रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो हीमोग्लोबिन है, और हीमोग्लोबिन जो होता है वो ही हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। आया समझ में सबको? ठीक है, तो आज हम बस रेस्पिरेशन ही पढ़ेंगे, आगे भी पढ़े बोलो।